गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे जो पिछला अध्याय था सफल लोकतंत्र के लिए आवश्यक बातें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, वह अध्याय पूर्ण हो चुका है। अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, ठेले पर हिमालय। नाम थोड़ा अजीब है लेकिन बहुत अच्छा पाठ है। ठेले पर हिमालय। इस पाठ के जो राइटर हैं वो हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। बहुत अच्छे अच्छे व्यंग्य रचनाएं इन्होंने लिखी ली अच्छी। इनके सबसे पहले धर्मवीर भारती के जीवन परिचय के बारे में देखते हैं हम। देखिए, बच्चों, धर्मवीर भारती का जन्म 1926 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1997 ईस्वी में हुई। इनका जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अतार सूर्या नामक गांव में हुआ। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के अतार सूर्या गांव में इनका जन्म हुआ। कौन से सन में? 1926। और इनकी मृत्यु हुई थी 1997। धर्मवीर भारती का जन्म अतार सूर्या इलाहाबाद में हुआ था। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध तथा आलोचना, क्या क्या लिखा? काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध तथा आलोचना, जो अभी मैंने बोला था व्यंग्य, सभी विधाओं में सृजन किया। साप्ताहिक पत्रिका, बच्चों पहले एक पत्रिका निकलती थी जो हर सप्ताह निकलती थी। महीने में 4 पत्रिकाएं, 4 बार निकलती थी पत्रिकाएं, जिसका नाम था धर्मयुग। बहुत प्रसिद्ध पत्रिका थी, बहुत फेमस, खूब लोग पढ़ते थे। तो धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया। इसके भी लंबे समय तक संपादन रहे। उनकी रचनाओं में आप धर्मवीर भारती ने जो रचनाएं लिखी, उन रचनाओं में क्या मिलता है? उनकी रचनाओं में मध्यम वर्ग के जीवन संघर्ष, जो मध्यम वर्ग है, जो न अमीर है न गरीब है, बीच वाले लोग, उनके जीवन का संघर्ष लिखा है। वो कैसे अपने जीवन में संघर्ष करते हैं। भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम मूल्य, भारतीय जीवन जो है हमारा, कैसे स्वर्णिम मूल्य, कैसे महत्वपूर्ण, कैसे मूल्यवान हमारे सिद्धांत की नीतियां थी। लोक जीवन की सजीव झांकी मिलती है और लोक जीवन के बारे में, सांसारिक जीवन के बारे में, यहाँ के लोगों के जीवन के बारे में उनकी मुख्य रचनाओं। धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा तथा 11 सपनों का देश। सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, ये उपन्यास है। तो ठंडा लोक, 7 गीत, 7 गीतवर, कनुप्रिया, सपना अभी भी वह आद्यम, ये काव्य है। मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, वह बंद गली का आखिरी मकान, ये नॉवल बहुत फेमस रहा है, बंद गली का आखिरी मकान। ये कहानी संग्रह है इनका। अंधायुग पद्य नाटक है, नाटक तो है लेकिन ये पद्य में है। ठेले पर हिमालय, जो आपके पाठ है। कहनी अनकहनी, कहने लायक और न कहने लायक, कहनी अनकहनी, वह पश्यंती, ये निबंध संग्रह है। ये निबंध है बच्चों, ध्यान रखना, व्याख्या करोगे तब ये काम आएगा आपके। ठेले पर हिमालय एक निबंध है। इनके अतिरिक्त उन्होंने रेखा चित्र, आलोचना, एकांकी, नाटक, संस्मरण, यात्रा विवरण विधा में भी उल्लेखनीय सृजन किया है। उल्लेखनीय सृजन का पाठकों का दिल जीता है। पाठ परिचय।
प्रस्तुत निबंध ठेले पर हिमालय में लेखक ने कौसानी के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय की प्राकृतिक छटा, शांति, स्तब्धता और बर्फीली चोटियों के नैसर्गिक सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया। क्या वर्णन किया है? बच्चों, हिमालय में एक जगह है कौसानी। कौसानी एक पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्र कौसानी का वर्णन किया है इन्होंने, बहुत शानदार वर्णन किया। क्या है वहां कौसानी में? भाई कौसानी का मतलब हिमालय का एक भाग हो गए, हिमालय का एक हिस्सा हो गए। तो कौसानी की प्राकृतिक सुंदरता, वहाँ शांति है, बर्फीली चोटियाँ हैं, बर्फ से ढकी हुई, इनका स्वाभाविक वर्णन किया है। वर्णन में कोई दिखावा नहीं किया, हकीकत। एक तरह से इसको हम यात्रा वृत्तांत भी कह सकते हैं। यात्रा का वर्णन है ये कौसानी की यात्रा। सोमेश्वर की घाटी में बसा कौसानी। क्वेश्चन निकल रहा है, 2 क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। कौसानी कहाँ बसा हुआ है? सोमेश्वर घाटी में, सोमेश्वर घाटी में कौसानी बसा हुआ। सोमेश्वर की घाटी में बसा कौसानी हमें स्विट्जरलैंड का आभास कराता है। महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने, नोट कर लेना मेरी बात, महात्मा गांधी ने कौसानी को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा था। जो आनंद, जो प्रसन्नता स्विट्जरलैंड जाकर होती है, वो आनंद यहाँ कौसानी जाकर भी हो सकता है। इसीलिए गांधी जी ने भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कौसानी को कहा। यह हमें स्विट्जरलैंड का आभास कराता है। ठेले पर लदी बर्फ की सिल्लियाँ देखकर, वो नीचे समझाऊंगा मैं पाठ। ठेले पर लदी बर्फ की सिल्लियाँ देखकर कवि के स्मृति पटल में कौसानी का वह स्वर्णिम सौंदर्य सजीव हो उठता है, जिसमें बादलों के बीच नीले आकाश की चांदनी भरी रातें, बादल छाए हुए हैं, बादलों के बीच नीला आकाश है और चांदनी से युक्त रातें, चांदनी रात है, बादल छाए हुए हैं, नीला आसमान है, केसरमय होती घाटी, केसरिया घाटी है। संध्या और बर्फानी दिवस समाप्त, समस्त संध्या के समय घाटी केसरिया हो जाती है सूर्य के साथ। बर्फानी दिवस दिन भी है, जो ऐसे लगता है जैसे बर्फ गिर रही हो दिन में भी। बर्फानी दिवस समस्त श्वाप, ताप, संघर्ष और अंतर्द्वंद से मुक्त कर, मतलब सारी टेंशन, चिंताओं से मुक्त करने वाले हैं श्वाप, ताप। निबंध को पढ़ते हुए पाठक के चित्त में यह सौंदर्य प्रत्यक्ष मूर्तिमान हो उठता है। इस निबंध को जब पढ़ते हैं तो पाठकों के मन में ऐसा लगता है कि जैसे हम खुद ही वहाँ की यात्रा कर रहे हैं। ठेले पर हिमालय, खासा दिलचस्प शीर्षक है ना। ये ठेला जानते हो आप? कोई सामान रखकर धक्का मार के नीचे 4 टायर लगे होते हैं, उसको लेकर जाते हैं। ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय बच्चों कभी आ सकता है क्या? कभी नहीं, ठेले पर हिमालय कभी नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पर इसका शीर्षक ठेले पर हिमालय क्यों रखा है? और एक रोज़ लेखक एक दुकान पर खड़े थे अपने सुबह सुबह अपने मित्र के साथ। तो मित्र के साथ जब लेखक खड़े थे तो एक ठेला आता है और उस ठेले के ऊपर बर्फ़ की सिल्लियाँ लदी हुई थी। एक ठेला, कोई आदमी ठेले को धक्का लेकर मार कर लाता है और उस ठेले के ऊपर बर्फ़ की सिल्लियाँ लदी हुई थी। उन सिल्लियों को देखकर, उन बर्फ़ की सिल्लियों को देखकर लेखक का मित्र कहता है कि देखो ठेले पर हिमालय, क्योंकि हिमालय से जैसे धुआं उड़ता है ठंड के कारण, शीतलता का एहसास होता है, आभास होता है, वैसा ही एहसास उस ठेले के बर्फ़ को देखकर हो रहा। इसलिए इसका शीर्षक ठेले पर हिमालय रख दिया। समझ में आ गया होगा इसका शीर्षक क्यों रखा है, उस ठेले पर लदी बर्फ़ को देखकर। ठेले पर हिमालय,
खासा दिलचस्प शीर्षक है ना। और यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए, इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा, इस शीर्षक को ढूंढना ही नहीं पड़ा, दिमाग पर जोर ही नहीं डालना पड़ा इस शीर्षक के लिए। बैठे बिठाए मिल गए, अपने आप ही ये शीर्षक मिल गया बच्चों। अभी कल की बात है, अभी कल की बात है। एक पान की दुकान पर मैं अपने एक गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था। धर्मवीर भारती कह रहे हैं कि मेरे गुरुजन, जो भी मेरे से ज़्यादा जानकार थे, मित्र भी थे मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे लिखने वाले थे, गुरुजन मित्र के साथ एक पान की दुकान पर मैं खड़ा था। मैं कौन? धर्मवीर भारती। कि ठेले पर बर्फ की सिलें लादे हुए बर्फ वाला आया, एक बर्फ वाला आया। उसने ठेले पर क्या लाद रखी थी? ऊंचाई में बिल्कुल बर्फ की सिल्लियाँ लाद रखी थी। वो बर्फ वाला आया, ठंडे चिकने चमकते बर्फ से भाप उड़ रही। बर्फ ठंडा, स्वाभाविक ठंडा ही होता है बर्फ, तो ठंडा चिकना, बिल्कुल हाथ फेरे तो चिकनाई लगती। और ठंडे चिकने उठती हुई भाप में खोए रहे देखते, और खोए खोए से ही बोले वो मित्र, यही तो बर्फ हिमालय की शोभा है, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। क्योंकि हिमालय, हिम प्लस आलय, हिमालय, हिम यानी बर्फ, आलय यानी स्थान, हिमालय यानी बर्फ का स्थान, हिमालय, यही तो शोभा है उस हिमालय की। ये बर्फ ही तो हिमालय की शोभा है, यहाँ कम है वहाँ ज्यादा है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौन गया, बात मुंह से उनके से निकली और मेरे मन में शीर्षक कौन था, ठेले पर हिमालय। पर आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप नए कवि, आपने नया नया लिखना शुरू किया तो भाई इसे ले जाएं, इस तरीके को, इस शीर्षक को, इस शीर्षक पर 200-300 पंक्तियाँ। यदि आप नए नए कवि हैं, लिखना शुरू किया ही है, तो आप शीर्षक ले जाओ, कोई भी शीर्षक ले लो और उसके ऊपर 200-300 लाइनें लिखो, जो मन में आए तुम्हारे, सही गलत कुछ भी लिखो, कुछ ना कुछ तो लिखो। आप कम से कम 200-300 पंक्तियाँ लिखो, बेडोल बेतुकी लिख डाले। ये मत सोचो कि आप कोई और पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा। एक बार डर झिझक तो खुलनी चाहिए मन में। 2-3 सी पंक्तियाँ बेडोल बेतुकी लिख डाले, शीर्षक मौजूद है, शीर्षक तो मौजूद है ठेले पर हिमालय। अगर आप नई कविता से नाराज हो, सुललित गीतकार हो, तो गुंजाइश है इस वर्ग को डांटे, इस वर्ग को डांटो, उतर आओ। ऊंचे शिखरों पर बंदरों की तरह क्यों चढ़ बैठे हो? कुछ भी लिखो, वर्ग को डांटो, उतर आओ नीचे, ऊंचे बंदरों की तरह ऊंचे शिखरों पर क्यों चढ़े हो। मतलब कोई लाइन नहीं है, लेकिन ऐसे लिखोगे जब तो फिर अभ्यास होगा धीरे धीरे। वो नए कवियों, ठेलों पर लदो, पान की दुकानों पर बिको, लेकिन कुछ ना कुछ लिखो। ये तमाम बात उसी तरह मेरे मन में आई और मैंने अपने गुरुजन मित्र को बताई। ये बातें मेरे दिमाग में आई, वे हंसे भी, पर मुझे लगा कि अब बर्फ कहीं उनके मन को खरोंच गई है। ये बर्फ देखकर उनका मन चंचल हो गया है, उनके मन को एक लकीर सी बना दी इस बर्फ ने, यानी इस बर्फ को गहराई से वो देखना चाहते हैं। मेरे को ये प्रतीत हुआ, ऐसा लगा। और ईमान की बात है, ईमानदारी की बात बताऊं आपको कि जिसने 50 मील दूर से भी बादलों के नीचे, बादलों के बीच नीले आकाश में हिमालय की शिखर रेखा को चांद से बात करते देखा है, 50 मील दूर हिमालय से, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। चांदनी में उजली बर्फ को धुंधली हल्के नीले जाल में दूधिया समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते देखा है। उसके मन पर हिमालय की बर्फ ऐसी खरोंच छोड़ जाती है, वो ये सोचता है, उसके मन में एक टीस रह जाती है कि यार मैं इतनी दूर से देख रहा हूँ, 150 किलोमीटर से, इसको पास से कैसे देख सकता हूँ। जो हर बार याद आने पर फिरा उठती है, मन को दुखी कर देती है। मैं जानता हूँ कितना दुख होता है। अरे कोई रोज़ाना बढ़िया ही बढ़िया खाना खाए और एक दिन कम का, साल में 10 महीने बढ़िया खाना खाए, लेकिन 2 महीने हल्का खाना खाए, बेकार खाना खाए, तो फिर उसको वो 2 महीने, वो 10 महीने वाला खाना याद आएगा। जिसने अच्छी हिमालय की बर्फ़ देखी हो, खूब बर्फ़ देखी हो, वो ये छोटी मोटी बर्फ़ को देखकर उसका मन तो दुखी होता है कि यार काश वो बर्फ़ देखते, वहाँ की यात्रा करते। मैं जानता हूँ
क्योंकि मैंने वह बर्फ मैंने भी देखी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम इसकी के आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।